नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का तैयारी करो के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं संजय शर्मा आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, हमने आपको दो टॉपिक का आपको डिस्कस किया था, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग। दोनों की प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, आप चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। और उसी के क्रम में मैं आज आपको एक तीसरा जो टॉपिक है उस मनी एंड बैंकिंग का दूसरा रहेगा और टोटल आपका तीसरा वीडियो रहेगा। तो यहां पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज आरबीआई के बारे में। साथियों, आपसे बात करेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। आरबीआई क्या कहेंगे इसको? आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ये रहा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाएगा। इसकी हम बात करेंगे और ये क्यों बना, कैसे बना, इसकी हम चर्चा करेंगे। दो ही बातें। अब आरबीआई के टूल्स पर नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि एमपीसी के आरबीआई के बाद एमपीसी को ला दिया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में लाया गया। उसकी मैं अलग से आपको क्लास में आपको प्रोवाइड करूंगा। बहरहाल आज मैं आपको दो बातें यहां पर डिस्कस करूंगा कि आरबीआई क्या है या आरबीआई का स्थापना कैसे हुआ, और दूसरा मैं चर्चा करूंगा आपसे आरबीआई के कार्य क्या है। तो आरबीआई का कार्य क्या है, वर्क क्या है आरबीआई का, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और अगला मैं चर्चा करूंगा कि आरबीआई की स्थापना कैसे किया गया, यानी इस्टेब्लिशमेंट कैसे किया गया। इस्टेब्लिशमेंट कैसे किया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। आरबीआई कैसे बनाया गया और आरबीआई का कार्य कैसे है, आरबीआई क्या करता है, क्यों आखिरकार इसको बनाया गया। तो आज हमारे डिस्कशन का दो पॉइंट रहेगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सरकार का केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। आइए मैं चर्चा करता हूं आरबीआई बना कैसे और इसकी पूरी कहानी क्या है। तो हेडिंग डालिएगा आरबीआई। और आरबीआई की अगर हम बात करें यहां पर, दो तीन बातें आप हमें यहां पे ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथियों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। याद रखिएगा, आरबीआई इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। तो पहला पॉइंट मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। आरबीआई की अगर स्थापना की बात की जाए तो याद रखिएगा, आरबीआई की जो स्थापना है यानी इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया, आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया, आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट ऑन 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आरबीआई का एक नियम होता है, इसे क्लॉज कहा जाता है, या एक जो धारा होती है वो तो 1934 का अधिनियम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आरबीआई इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। 1934 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया। तो जो इसके लिए अधिनियम लाया गया वो याद रखिएगा अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 कहा जाता है। जो इसके लिए नियम लाया गया उसको कहते हैं अंडर द आरबीआई एक्ट। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत क्या किया गया, इसको लाया गया। 1 अप्रैल 1935 को यह लाया गया। तो याद रखिएगा, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है, 1934 के अधिनियम के तहत, इसको यूं कहा जाए, इसके कहते हैं 1934 का अधिनियम कहा जाता है, या आरबीआई अधिनियम 1934 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, इसको लाया गया था। अधिनियम के तहत क्या किया गया, इसको लाया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अगला बात आपसे कहता है कि जब ये बना दिया गया, आरबीआई स्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। शुरुआत में याद रखिएगा, इनिशियली इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम 1935 टू 37, 1935 से 37 तक जो इसका मुख्यालय था, इट्स हेडक्वार्टर ऑन कोलकाता। इसका शुरुआत में जो इसका मुख्यालय था मेरे साथियों, इसको याद रखिएगा कि इनिशियली इसकी बात करें कि जो शुरुआत में अगर बात करें इसका, इनिशियली अगर बात करें कि शुरुआत में इसका जो हेडक्वार्टर था, याद रखिएगा ये हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था। इस बात को भी याद रखना है आपको। एंड आफ्टर शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर, जो कोलकाता इसका था वो याद रखिएगा 1935 से लेकर के 37 तक था। लेकिन बाद में इसके हेडक्वार्टर को क्या कर दिया गया, आफ्टर इट्स हेडक्वार्टर शिफ्टेड, बाद में इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया 1937 से लेकर के
जो अभी तक जो है जो इसका जो हेडक्वार्टर है टिल नाउ, अभी तक जो इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका साथियों कहाँ पे, मुंबई है। और अभी इसके 1937 में इसके हेडक्वार्टर को मुंबई यानी कि वही मुंबई, तो मुंबई में क्या कर दिया गया, इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया। तो इतनी बातें मैंने आपको बताया, केवल इसकी स्थापना की कब की गई और इसका शुरुआत में जो इसका हेडक्वार्टर, इनिशियली इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम 1935 टू 37 ऑन कोलकाता एंड आफ्टर शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम 1937 टू टिल, याद रखिएगा, मुंबई कर दिया गया। तो इतनी बातें मैंने आपको यहां पर 2-3 बातें आपको सिखाई। अब प्रश्न आपके सामने क्या बनता है, पहली बार फर्स्ट टाइम आरबीआई फर्स्ट टाइम नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, सरकार ने आजादी के बाद कानून बना करके दायरे में ले लिया हो, उसी को कहा जाता है नेशनलाइजेशन। मैं आगे आपको कराऊंगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो याद रखिएगा, इसका जो अगला जो मैं आपसे यहां पर पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये आपसे बताना चाह रहा हूं यहां पर कि यहां पर बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो फर्स्ट टाइम अगर बात करें, प्रथम बार, याद रखिएगा, प्रथम बार फर्स्ट टाइम क्या कर दिया गया, इसका राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन कब किया गया। तो याद रखिएगा, पहली बार जो इसका प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसको भी याद रखिएगा, प्रथम बार जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो पहली बार जो है इसका राष्ट्रीयकरण, याद रखिएगा, वो किया गया आपका 1 जनवरी, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया, इसका पहली बार इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये 2-3 बातें मैंने आपको सिखाया कि बना कैसे। एक पॉइंट और बनता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमेटी, किसके सिफारिश पर इसको बनाया गया। तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सिफारिश किया था वो सिफारिश करने वाली संस्था भी आपसे पूछा जाता है। तो रिकमेंडेशन किसका था, तो याद रखिएगा वो हिल्टन यंग कमेटी का था। ये भी बात आपको याद रखना। रिकमेंडेशन की अगर बात करेंगे तो वो था आपका हिल्टन यंग कमेटी था। ये बात भी आपको याद रखना है कि किसने सिफारिश किया था। तो याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमेटी ने क्या किया था, हिल्टन यंग कमेटी ने इसकी क्या किया था, इसका सिफारिश किया था। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये अन है। तो ये रहेगा आपसे, सिफारिश किसने किया था, हिल्टन यंग कमेटी ने किया था। ये इसका पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 को किया गया था। इसका मुख्यालय कब शिफ्ट किया गया था, ये सारी बातें पूछा जाती है। 1-2 पॉइंट और पूछता है। अगर बात करें आरबीआई की, तो पहले जो इसके आरबीआई के जो गवर्नर थे उसका नाम क्या मिलता है, तो ओसबर्न स्मिथ मिलता है। याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर वाज आरबीआई। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा उसका नाम मिलेगा ओसबर्न स्मिथ मिलेगा। ये भी बात आपको याद रखना है। ओसबर्न स्मिथ क्या थे, इसके पहले गवर्नर थे। याद रखिएगा, ओसबर्न स्मिथ क्या थे, इसके पहले क्या थे, गवर्नर थे। याद रखिएगा, आरबीआई गवर्नर, पहला आरबीआई गवर्नर। और वर्तमान में इसके आरबीआई के कौन गवर्नर है, इस बात को भी आपको चलते चलते इसको भी सीखते चलना है कि आरबीआई का अगर ये कहा जाए कि वर्तमान में, यानी कि एट दैट टाइम अगर बात करें कि वर्तमान में जो आपका जो वर्तमान है, इस वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा आरबीआई गवर्नर कौन है, तो ये याद रखिएगा शशिकांत दास रहेगा। तो ये भी बात आपको, शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये शक्तिकांत दास रहेगा। इस बात को भी आपको याद रखिएगा, शक्तिकांत दास क्या है, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है। तो ये सारी पॉइंट्स हमने आपको क्या किया, यहां पर डिस्कस किया। आप इस यहां से भी क्या कर सकते हैं, इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। पूरे डायमेंशंस को मैंने क्या किया है, आपको डिस्कस किया है। आरबीआई क्या है, आरबीआई इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। Initially its headquarter from 1935 to 37 on Kolkata and after shifted its headquarter from 1937 to till now Mumbai। याद रखिएगा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949 और आरबीआई established on the recommendation of हिल्टन यंग कमेटी
फर्स्ट गवर्नर वाज द आरबीआई वाज ओसबर्न स्मिथ एंड नाउ एट दैट टाइम द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज, आप जा सकते हैं, शशिकांत दास रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या किया, यहां तक के जितने भी पॉइंट्स है उसको मैंने क्या किया, आपको डिस्कशन के पॉइंट में लिया। अब अगला पॉइंट आता है आपके सामने। अब अगला क्या आएगा, आप बोलेंगे गुरुजी अगला टॉपिक क्या रहेगा, तो याद रखिएगा अगला टॉपिक आपके बनता है आरबीआई के कार्य क्या है। तो साथियों याद रखिएगा अगला टॉपिक आपका बनता है कि आरबीआई का कार्य क्या है। तो ये रहेगा आपका आरबीआई, यानी इसे कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या है। आखिरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें, तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें यहां पर, तो इसका कार्य क्या रहेगा, ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा आरबीआई का पहला कार्य क्या होता है, ये नोटों का निर्गमन करता है, इसे बोलते हैं इशुएंस द नोट्स। याद रखिएगा ये नोटों को क्या करेगा, इशुएंस द नोट्स, यानी ये नोटों को जारी करेगा। नोट्स को जारी करने का कौन कार्य कर रहेगा, तो यही करता है। याद रखिएगा पहला कार्य रहेगा नोटों को जारी, सिक्के को जारी करने, 1 रुपए के सिक्के को छोड़ करके सभी सिक्के यही जारी करेगा। याद रखिएगा तो नोटों को जारी करने का कार्य कौन करेगा, नोट को जारी करने का। आगे मैं बताऊंगा इसके एक्सेप्शन भी कई हैं, जैसे आपको पता होगा 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, आरबीआई के वित्त मंत्रालय के, ये आपके वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, और बाकी सब पर क्या होता है, आरबीआई गवर्नर का होता है। तो यही कहता है नोटों को जारी करने का ये क्या करता है, पहला कार्य करेगा, नोटों को जारी करने का कार्य, या इसी को कहते हैं नोटों का निर्गमन कहा जाता है, या इसी को कहते हैं नोटों का, ये नोटों का क्या करेगा, तो पहला कार्य याद रखिएगा ये नोटों का निर्गमन करता है। यानी नोट जो भी जारी किए जाते हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके एक्सेप्ट दी 1 रुपीज नोट्स, 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। याद रखिएगा यहां पर। तो अगला पॉइंट मैंने आपको पहला पॉइंट बनाया, नोटों को जारी करने का कौन कार्य करेगा, या नोटों का निर्गमन करने का कार्य या इशू करने का कार्य कौन करता है, तो आरबीआई करता है। दूसरा पॉइंट होता है टू एक्ट एज ए बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करेगा। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा टू एक्ट एज ए बैंक ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार के बैंक के रूप में क्या करेगा, ये कार्य करेगा। याद रखिएगा ये सरकार की, इसलिए तो बोलते हैं सेंट्रल बैंक है ये कहते हैं इसको सरकार के बैंक के, याद रखिएगा सरकार के बैंक के रूप में क्या करेगा, रूप में ये कार्य करेगा, सरकार के बैंक के बिहाफ पर कार्य करेगा। ये भी बात आपको याद रखना है। तो 2 बातें मैंने आपको सिखाई, नोटों को जारी करेगा और टू एक्ट एज ए बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के बैंक का यहां पे के रूप में काम करे, मतलब सरकार की जगह पर क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। इन बातों को भी क्या करना है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आगे चले, आपको अगले पॉइंट देखिएगा, नोटों को जारी करेगा, सरकार के बैंकों का बैंक है। अगला कहा जाता है बैंक ऑफ बैंक है। याद रखिएगा ये जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सभी बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है। कॉमर्शियल बैंकों का, यानी जो भी बैंक है आपके, जो कॉमर्शियल बैंक है सभी बैंकों का क्या है, बैंक है। इसलिए कहा जाता है मदर ऑफ बैंक, फादर ऑफ बैंक नहीं, जननी कहा जाता है, बैंकों का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा आरबीआई को बैंकों का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहां पर अगला पॉइंट आप यहां पे याद रख सकते हैं, बैंक ऑफ बैंक, टू वर्क एज ए बैंक ऑफ बैंक, यानी आरबीआई क्या होता है, टू वर्क एज ए बैंक ऑफ बैंक, बैंक के बैंकों के रूप में, क्या बैंकों के बैंक के रूप में, टू वर्क एज ए बैंक ऑफ बैंक, बैंकों के बैंक के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। सभी यानी पप्पा है, याद रखिएगा ये बैंकों का क्या है, बैंक है। ये भी बात आपको याद रखना है, बैंकों का बैंक है, ये भी बात आपको याद रखना जी। मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सभी बैंकों को लीड करने का कार्य कौन करता है, तो यही आपका आरबीआई कहा जाता है। साथियों इसलिए कहा जाता है जननी कहा जाता है, मदर ऑफ द बैंक भी कहा जाता है, इसको जननी कहा जाता है। बैंकों का क्या है, ये जननी है, ये भी बात आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट आपके सामने आता है
उसे कहा जाता है आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट। बड़े शब्द अच्छा यहां पर बोला गया है। आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट, आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट इन टू वेज। फर्स्ट वेज इज नोन एज क्वांटिटिव मेजरमेंट एंड सेकेंड वेज इज नोन एज क्वालिटेटिव मेजरमेंट। आरबीआई साख को नियंत्रण दो तरीके से करता है, एक को मात्रात्मक उपाय कहा जाता है और दूसरे को गुणात्मक उपाय कहा जाता है। तो याद रखिएगा टू कंट्रोल क्रेडिट, और यहां से भी पॉइंट बनता है आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट इन टू वेज। आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट इन टू वेज। आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट इन टू वेज। दो कौन कौन से तरीके हैं, तो ये याद रखिएगा आरबीआई साख का नियंत्रण दो तरीके से करता है। इस बात को मैं यहां लिख दे रहा हूं। आरबीआई साख का मतलब क्या होता है, उसका जो पूरा मतलब कह सकते हैं उसका जो सिस्टम है, नहीं कहा जाता हमारी इज्जत दांव पे लग गई है, तो यही करता है। आरबीआई क्रेडिट किसी की खराब है तो फिर बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा और आम लोगों को तो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा आरबीआई क्या करेगा, साख का सृजन करने का कार्य करता है। साख सृजन का क्या करेगा, कार्य करेगा। लेकिन याद रखिएगा आरबीआई साख का जो सृजन करता है वो दो तरीकों से करता है, एक को कहते हैं क्वांटिटिव मेजरमेंट और एक को कहा जाता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। तो यही बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, एक को कहेंगे क्वांटिटेटिव और एक को कहा जाएगा क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटिव मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटिव मेजरमेंट एक होगा और एक होगा आपका क्वालिटेटिव मेजरमेंट। यानी ये इसे कहते हैं गुणात्मक उपाय और एक को कहा जाएगा मात्रात्मक उपाय। गुणात्मक उपाय का मतलब क्या होता है यहां पर हम बात करेंगे आपसे, और यहां पे आपका रहता है, इसे कहते हैं मात्रात्मक उपाय। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, मात्रात्मक उपाय कहा जाता है। मात्रात्मक उपाय का मतलब क्या होगा, इसके तहत जो आते हैं जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, एमएसएफ हो गया, बैंक दर हो गया, ये तमाम सारे पॉइंट आते हैं। जैसे आपको मैंने बोला यहां पर रेपो रेट आपका हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, एमएसएफ हो गया आपका, या आपका बैंक रेट हो गया आपका, तमाम सारे टूल्स हैं, जो कॉल रेट आपका हो गया, इन सबको क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा, ये सबको एंड डॉट डॉट डॉट। तो याद रखिए 10 12 15 टूल्स है यहां पर जिनको आरबीआई क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसलिए देखे होंगे कि बार बार जो होता है आरबीआई का जब बैठक होता है, या तो अब तो एमपीसी का बैठक होता है, तो आप देखे होंगे रेपो दर को बार बार, हालांकि छठी बार की जो इस बार की जो बैठक आई है इसमें रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। अभी का जो रेपो रेट है एकदम मैं करंट से आपको अपडेट कर रहा हूं, 6.5% आपका अभी का रेपो रेट रखा गया है। तो ये इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ये आने वाले आरबीआई के टूल्स होते हैं। अब इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या कहा जाता है, अब इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टूल्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो आपका एक अलग से टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये छोटा सा ही टॉपिक है आपका जो मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अगला आता है भाई गुणात्मक उपाय किसे कहा जाता है। तो ये क्वांटिटिव है कि नहीं है, सरकार जब चाहेगी इनकी मात्रा को घटाती है और क्या करती है, बढ़ाती है। वो क्यों करती है वो मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, इन्फ्लेशन को लेकर के या अन्य सारी बातें जो है, मार्केट में मनी का जो सप्लाई है ज्यादा हो जाएगा तब यूज करेगी, मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो जाएगा तभी भी इन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। यानी आरबीआई क्या करती है, मनचाहा प्रयोग करती है। जब आरबीआई को मन करता है, जब आरबीआई को जरूरत होता है, तो आरबीआई क्या करती है, इन टूल्स के माध्यम से क्या करती है, साख को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है साथियों, दूसरा पॉइंट ये बनता है कि गुणात्मक उपाय किसे, देखो भाई अच्छा ये बताइए किसानों का क्या कल्याण नहीं होना चाहिए, वीकर सेशन ऑफ द सोसाइटी कह सकते हैं या वल्नरेबल सेशन ऑफ द सोसाइटी। क्या समाज का जो निचला वर्ग का आदमी है, क्या उसको बैंकिंग सेवाओं से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भाई गरीब घर में कोई पैदा हुआ है तो उसकी उसमें क्या भूमिका है, वो तो ईश्वर ने उसे पैदा किया ना, क्या उसको समाज की मुख्य धारा में नहीं लाया जाना चाहिए, तो बिल्कुल लाया जाना चाहिए।
आप तो देखे होंगे कई सारे लोग बैंक तक पहुंचने से लोग क्या करते थे, जुड़ते थे। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, गुणात्मक उपाय करती है। कई सारे पॉइंट है, इसके तहत भी प्रश्न आपसे बनते हैं। अब बात निकलेगी तो बहुत आगे तक चली जाएगी। बहरहाल याद रखिएगा, उसी को कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। जैसे किसानों के लिए क्या किया जाएगा, ऋण मुहैया कराई जाएगी। भाई अभी देखे होंगे आप लोग कि अभी धान की खेती हो रही होगी, तो क्या किसान 8% की दर पर ब्याज लेगा? 8% इंटरेस्ट की रेट पर क्या किसान जाकर के बैंकों से ऋण लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा, किसान नहीं ले पाएगा। तो क्या किसान को समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ना चाहिए? बिल्कुल जोड़ना चाहिए, ताकि किसानों का भी क्या हो सके, कल्याण हो सके। तो इसके लिए सरकार पीएलआर को लाती है, जिसको बोला जाता है प्राइम लैंडिंग रेट। और इस प्राइम लैंडिंग रेट के तहत क्या होती है, सरकार अपने प्रिय ग्राहकों को, याद रखिएगा ये आरबीआई नहीं देता है, ये क्या करता है, सरकार अपने प्रिय ग्राहकों को, इसका निर्धारण सरकार ही करेगी। तो याद रखिएगा ये इसके तहत क्या किया जाता है, सरकार अपने प्रिय ग्राहकों को क्या करती है, कम रेट पर, यानी इंटरेस्ट रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर क्या करती है, ऋण को उपलब्ध कराती है, जिसके माध्यम से किसानों का भी क्या हो सके, कल्याण हो सके। तो याद रखिएगा ये कई सारे पॉइंट्स है यहां पर जहां पे चर्चा का विषय बनता है। तो अभी के लिए तो एक छोटा सा ही टॉपिक रहेगा आरबीआई। अब ऑफलाइन की क्लास होती तो मैं और भी पॉइंट्स जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे नोटों को जारी किया जाएगा, ये पूरा आपका सिस्टम ही है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कैसे न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली कहा जाता है, आरबीआई नोटों को कैसे जारी करता है। पहले आपका 515 करोड़ रुपए था, उसके पूरा एक अलग सिस्टम है, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं कि आरबीआई कैसे नोटों को जारी करेगा, उसका पूरा एक कहानी है पूरा कि आरबीआई कैसे न्यूनतम कोष आरक्षित प्रणाली जो 1956 में था, जिसको फिर बाद में अक्टूबर 1957 में चेंज कर दिया गया, 200 करोड़ रुपए मिनिमम होना चाहिए, जिसमें 150 रुपए गोल्ड के रूप में होना चाहिए, और शेष जो है आपका सिक्योरिटीज बॉन्ड के कुछ भी के रूप में आप क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। ये तमाम सारी बातें, नोटों को जारी कैसे करता है आरबीआई, इस पे भी आपसे प्रश्न बनता है, और इसको हम ऑफलाइन की क्लासेस में भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन में भी इसको हम बताते हैं। लेकिन चलिए ऐसी ही जो मतलब जानकारी है, ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ, तैयारी करो के साथ। मैथमेटिक्स का तो कोई तोड़ ही नहीं है, सचिन सर काफी हाईली एक्सपीरियंसेस आदमी है, मैथ और जीएस के पार्ट में मैं तो आपके साथ हूं ही, और भी कई लोग हैं, हमारी पूरी टीम है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, तो पूरा एक होलिस्टिक टीम है। आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मी नगर के ब्रांच पर। आप जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे, बड़ा खूबसूरत सा प्लेस, जिसको देखने के बाद आपका मन जो है ऐसे ही बहुत बेहतरीन अंदाज में आ जाता है। तो ये था, मैंने आपको चर्चा किया आरबीआई, तो कैसे था आरबीआई के बारे में हम लोगों ने आपको बताया। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई, और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा क्लासेस कैसी लगी, और एक बार संस्थान में जरूर विजिट करिएगा ऑफलाइन क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।